रोज की तरह राजपथ में हम आपके लिए देश के तमाम हिस्सों से जुड़ी कई खबरें लेकर आए हैं, लेकिन उन खबरों पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन सी वो खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है। यानी ट्रेंडिंग स्टोरी कौन सी है। सोशल मीडिया के ट्रेंड में आज भारत बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा मैच है, तो साथ ही शेयर मार्केट ने भी अपनी जगह बनाई है और दीपक शर्मा को अरेस्ट करने की मांग भी उठ रही है। ये तीन वो खबरें हैं जो ट्रेंडिंग स्टोरी में है। पहली ट्रेंडिंग स्टोरी की जानकारी आपको जरा दे दें। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश अभी 26 रन से भारत से पीछे है। बांग्लादेश चौथे दिन के खेल के बाद 26 रन से पीछे है। वही दूसरी ट्रेंडिंग स्टोरी है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, जिसमें भारी गिरावट आई, जहां सेंसेक्स 1.49% गिर करके 84,300 पर बंद हुआ और निफ्टी 368 अंक टूट करके 25,810 के स्तर पर आया है। वहीं तीसरे ट्रेंड पर जो स्टोरी है वो है हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के। दीपक शर्मा ने हिजबुल्लाह पर टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी दीपक शर्मा ने एक कश्मीरी लड़की को जवाब देते हुए किया और अब उनके अरेस्ट की मांग तेजी से हो रही है। अब ये तो हो गई उन ट्रेंडिंग स्टोरीज की बात जो आज सोशल मीडिया पर छाई रही, और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों का जरा जिक्र करें। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना है। इसमें चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करवाना होगा और अगर कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को मानने में कोई आनाकानी की तो उनका वेतन भी रोका जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कई विभागों में तैनात कर्मचारियों ने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया, जिससे उनका वेतन रोक लिया गया। इसमें सबसे ज्यादा बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन 30 सितंबर यानी आज ही का दिन दिया था। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन तकरीबन 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा फिलहाल पेश नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 94% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। अब आज जिन भी कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा दर्ज नहीं करवाया है, उनकी सितंबर महीने की सैलरी को रोका जाएगा। वहीं 29 सितंबर तक पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत नियमों में काम करने वाले 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और निर्देश दिया गया कि जब तक ये कर्मचारी ब्यौरा न दे दें तब तक उनके वेतन का भुगतान न किया जाए। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक कोषागार विभाग ने तमाम विभागों की रिपोर्ट को देखते हुए संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी का 1 सितंबर को रिलीज नहीं किया। इसको लेकर के कर्मचारियों के बीच कौतूहल मची हुई है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पुलिस और राजस्व विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की थी। उस समय तर्क दिया गया कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपदा राहत के काम और चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहे थे, इसलिए उन्हें संपत्ति का ब्यौरा कलेक्ट करने और वेबसाइट पर अपलोड करने का वक्त नहीं मिला। इसी प्रकार अन्य विभागों की तरफ से भी इस तरह की बात रखी गई और 1 महीने की मोहलत मांगी गई। हालत को देखते हुए मुख्य सचिव ने 30 सितंबर अंतिम तारीख तय करते हुए साफ कर दिया कि अब इसके बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के विद्युत विभाग के उन कर्मचारियों की भी जानकारी सामने आई जिन्होंने अपने काम का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 3,000 से ज्यादा कर्मचारी ने अपना ब्यौरा पेश नहीं किया। इसी तरीके से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 1,600 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया। वहीं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 1,600 और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 900 से ज्यादा कर्मचारियों ने ब्यौरा पेश नहीं किया। पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय के 150 से ज्यादा कर्मचारी और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के 40 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। इन कर्मचारियों का अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जो कि बाद में बढ़ करके 30 सितंबर हुई। और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी आंकड़े और इसके साथ ही कड़े जो दिशा निर्देश दिए गए, उसके बाद भी राज्य सरकार के कुल 52,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और राज्य में अभी मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों की संख्या है 8,36,571। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होनी शुरू हो गई है। शहर में पोल्यूशन लेवल डेंजर जोन से आगे की ओर बढ़ रहा है और इसकी वजह है धू-धू करके जलती हुई पराली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। तो वहीं दिल्ली सरकार स्मॉग की चादर से बचने के लिए अलर्ट मोड पर आ गई। यही वजह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने विंटर एक्शन प्लान अभी से लागू कर दिया है। प्रदूषण की निगरानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी, लेकिन अभी तो AQI लगातार खतरनाक होता जा रहा है, जिसका सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार अभी क्या कुछ प्लान कर रही है, ये जानकारी जरा जल्दी से आपको दे देते हैं। सबसे पहले केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQMC ने ग्रैप की जो उप समिति है उसका गठन किया है। दिल्ली NCR में ग्रैप यानी कि ग्रिडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर फैसला 12 सदस्यीय समिति करने वाली है। इसको लेकर के ग्रैप कमेटी का भी गठन किया गया। इसमें प्रदूषण और मौसम विभाग के अधिकारियों के अलावा NCR के जिलों में काम कर रहे प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। अधिसूचना के मुताबिक आयोग के तकनीकी सदस्य डॉक्टर NP शुक्ला को समिति का प्रमुख बनाया गया है। ग्रैप लागू होने के दौरान ये जो समिति है वो लगातार बैठक करेगी और प्रदूषण की स्थिति और आगे के पूर्वानुमानों के आधार पर ग्रैप के तहत अलग अलग प्रतिबंधों को लगाने या फिर हटाने का फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग इस बार प्रदूषण की रोकथाम के लिए खास सावधानी बरत रहा है। इस सिलसिले में अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले 12 दिन पहले ग्रैप लगाने की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि दिल्ली और NCR इलाके अब ग्रैप प्रावधानों के अंतर्गत आ चुके हैं। प्रदूषण की स्थिति और आगे के पूर्वानुमान के आधार पर अलग अलग स्तर के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस बार वाहनों पर पहले से ज्यादा ग्रैप पाबंदियां लागू की जाएगी। पिछले साल की 8 पाबंदियों की तुलना में इस बार 11 पाबंदियां इस श्रेणी में की गई है। ग्रैप के चौथे चरण में लगाई जाने वाली 3 पाबंदियों को इस बार तीसरे चरण में ही शामिल किया गया है, यानी कि अब तीसरे चरण में ही दिल्ली सरकार दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल और BS3 या फिर उसके नीचे के मानकों वाले मीडियम गुड्स व्हीकल पर पाबंदी लगाएगी, जबकि दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS3 और उससे नीचे के मानकों वाले डीजल से चलने वाले गुड्स कैरियर की दिल्ली में एंट्री को रोका जाएगा। NCR राज्यों से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ उन्हें ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक CNG या फिर BS6 मानक वाली डीजल बस हो। बाकी ईंधन से चलने वाली बसों की एंट्री पर पाबंदी रहने वाली है। आपको ये भी बता दें कि हर साल सर्दियों में दिल्ली NCR को गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस दौरान प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लगातार जो रूल रेगुलेशन है वो अप्लाई किए जाते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय राजस्थान में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मुद्दा उठाया। इसी बीच मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कहा कि इस विधेयक के संबंध में देश भर में बहस छिड़ी हुई है। ये बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रहे अवैध कब्जों, विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन का खुलासा करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्र महासचिव ने राजस्थान समेत कई शहरों में वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जे कर अवैध कॉलोनियां बसा दी हैं। इनमें सरकारी जमीन, चारागाह, मंदिर, माफी की जमीनें भी शामिल हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मसले के बीच राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने और उन्हें हथियाने की कथित साजिश का खुलासा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्र महासचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर की 900 बीघा जमीन के साथ ही मुंबई और अहमदाबाद में भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अवैध गतिविधियों में संगठित गिरोह शामिल हैं जो कि देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल रहे हैं। पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो महासचिव हैं उनका प्रकरण है। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंदिर माफी की जमीन बेच रहे हैं, मुस्लिम ट्रस्ट जो बना हो उसकी जमीन बेच रहे हैं, सरकार की जमीन बेच रहे हैं और वो झंडा बरदार बनकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पास घूम घूम कर मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम स्तर पर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जब 5 FIR दर्ज हैं तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्र महासचिव इस पूरे मामले को लेकर के पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सहित कई नेताओं से भी मिल चुके हैं। उनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव और दामाद मोहम्मद शोएब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जिसको लेकर के उन्होंने ये दावा भी किया कि इसमें कांग्रेस की मिलीभगत भी
शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं ये फजल उर रहीम, और इनकी बेटी भी यहाँ जयपुर में रहती है, दामाद भी जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं दोनों। तो और एक एनजीओ में सलमान खुर्शीद के साथ शामिल है। एक एनजीओ चलता है जो सलमान खुर्शीद भी है उसमें, उसके कागज मैं ला रहा हूँ, 4-5 दिन बाद आपके सामने उसको करूँगा कि सलमान खुर्शीद और ये बड़े बड़े जो है नेता मुसलमानों के क्या क्या फर्जी कारस्तानी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइट खोलोगे तो पता लग जाएगा। टिकटों की कालाबाजारी और ब्लैक में टिकट के खेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो दौर एक बार फिर से लौटकर आता हुआ नजर आ रहा है और ये खेल अब ऑनलाइन हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन के पॉपुलर रॉक बैंड कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट अगले साल जनवरी में मुंबई में होगा और कॉन्सर्ट की टिकट बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में वो बिक भी गए, फिर 10 गुना कीमत पर रीसेलर वेबसाइट्स पर दिखाई दिए। ये सब ऑनलाइन टिकट की कालाबाजारी का खेल है। बॉट्स की मदद से कुछ लोग सारे टिकट खरीद लेते हैं और फिर उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं और ये मामला सामने आने के बाद कार्रवाई चल रही है, जिसके सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी को तलब किया है। मुंबई पुलिस के हवाले से जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने बुक माई शो के सीईओ आशीष और कंपनी के तकनीकी प्रमुख को कल समन भेजा। ईओडब्ल्यू ने उन्हें 27 सितंबर को पहले भी समन भेजा था, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन सच तो ये है कि टिकटों की कालाबाजारी का ये जो खेल है सिर्फ कोल्डप्ले के साथ नहीं हुआ। आईपीएल फाइनल्स हो, फिल्म प्रीमियर हो, जहां तक कि त्योहारों पर रेलवे के टिकट भी इसी तरीके से ब्लैक में बिकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि टिकट के दाम कई गुना बढ़ गए। कोल्डप्ले की टिकट की असली कीमत है 6,450 से 37,000 रुपए तक, जो कि अब 38,000 से 8,16,777 रुपए में बिक रहे हैं। दुआ लिपा और ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट के टिकट का भी यही हाल है। टिकटों की कालाबाजारी की वजह से दर्शकों को उनकी पसंद के कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए मजबूरन ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस खेल के पीछे है ऑनलाइन काम करने वाले बॉट्स का हाथ। दरअसल टिकट बिक्री शुरू होते ही कुछ कंपनियां अपने बॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। ये बॉट्स हाई स्पीड सर्वर और कई कंप्यूटर की मदद से मिली सेकेंड्स में ही हजारों टिकट खरीद लेते हैं। इंसान के टिकट बुक करने से पहले ही ये बॉट्स अपना काम कर लेते हैं, जिसके बाद इन टिकट का कई गुना दाम में इसे बेचा जाता है और अब इसी को लेकर के कंपनी के सीईओ को तलब किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते 5 दशक से दुनिया उनके डांस की दीवानी है। डिस्को की धुन पर उन्होंने जमाने को जीना सिखाया। बंगाली फिल्मों से करियर की शुरुआत हुई और आज बॉलीवुड के लाजवाब अदाकारों में वो शुमार है। हम बात मिथुन चक्रवर्ती की कर रहे हैं, जो इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे। तो चलिए बॉलीवुड के दादा यानी मिथुन दा की जिंदगी पर कुछ रोशनी हम डालते हैं। कभी कूली का किरदार निभाया, कभी गोलमाल करके लोगों को हंसाया। बॉलीवुड की फिल्मों में तूफानी पारी के साथ चांदनी चौक से चाइना तक उन्होंने नाम कमाया। बंगाली फिल्म जगत से लेकर बॉलीवुड तक वो अदाकारी के बॉस बन गए। आज बॉलीवुड के दादा कईयों के गुरु हैं और आज भी उनकी अदाकारी का करिश्मा देख जुबान से निकलता है, ओह माय गॉड। साल था 1976 का। बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती नाम के एक नए एक्टर की एंट्री हुई। मुर्गिया फिल्म से अपना डेब्यू कर मिथुन ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन पहचान मिली डिस्को डांसर से, जिसके बाद लक ऐसा मेहरबान हुआ कि मिथुन एंटरटेनमेंट जगत की पहचान बन गए। 5 दशक तक डिस्को की धुन पर लोगों को दीवाना बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब फिल्मों के सबसे अजीम अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें मिलने वाले अवार्ड की जानकारी दी। मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको
जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। इस ऐलान के बाद से बधाइयों का सिलसिला जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी। पीएम मोदी ने मिथुन को भारतीय सिनेमा का कल्चर आइकॉन बताया और ये भी दोहराया कि उनकी अदाकारी को पीढ़ियों तक सराहा जाएगा। मिथुन की सराहना करने वालों में बॉलीवुड जगत के कुछ जाने माने नाम भी शामिल हैं, जो उन्हें इस कामयाबी की बधाई दे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती काफी सीनियर हैं, उन्होंने बहुत मैच्योरिटी भी हासिल की है और उनको जो अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसको सिनेमा उद्योग का या फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो खुशी की बात है, वो बहुत ही अच्छी बात है। आज बंगाल से और बंगाली इंडस्ट्री का बहुत उभरता हुआ नहीं, बहुत चमकता हुआ सितारा। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है हमारे लिए, क्योंकि मिथुन दा वो महानायक है और उन्होंने कई लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किए और मिथुन दा को आज दादा फाल्के अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खुशी की बात है और ख़ास तौर मेरे लिए इसलिए कि मैंने दादा के साथ अभी 2 फिल्म कर रही हूँ। तो एक तो रिवाज अभी कंप्लीट किए और एक अभी फौजी के नाम से प्रभास और मिथुन दा के कॉम्बिनेशन में मैं फिल्म कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू दादा। करीब 5 दशक पहले शुरू हुआ मिथुन का करियर काफी मुश्किलों भरा भी रहा है। शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष का सामना कर मिथुन आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अब जब बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा सम्मान मिथुन के नाम हो रहा है, तो इस मौके पर उन्होंने अपने संघर्ष के उन दिनों को भी याद किया है। सर, मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के, एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मिथुन ने अपने अवार्ड को फैंस के नाम कर दिया, लेकिन एक दौर में मुश्किलों को झेलने वाले मिथुन का नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। साल 1989 में रिलीज हुई 19 फिल्मों में मिथुन बतौर लीड एक्टर नजर आए थे और करीब 35 साल बाद भी उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, जो अपने आप में बताता है कि शुरुआत कितनी भी मुश्किल भरी हो, मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।